हेलो दोस्तों, मैं हूं कलाम और आप देख रहे हैं कलाम स्टडी पॉइंट। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो कल दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि भारत के संविधान का विकास किस प्रकार हो रहा था। हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेज जो थे वो यहाँ पे आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण यहाँ इसी का फ़ायदा उन लोगों ने उठाया, राजनीति में हस्तक्षेप किया, राजनीति में हस्तक्षेप करके यहाँ पे कब्जा जमाया। हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेज़ों ने प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 में उन्होंने जीत हासिल की और बंगाल पे कब्जा कर लिया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज और बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और अंग्रेज़ों की जीत हो गई थी। अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था 1757 के प्लासी के युद्ध में। प्लासी नामक स्थान कहाँ पे है? तो प्लासी नामक स्थान बंगाल में है। जबकि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और इधर से हेक्टर मुनरो कर रहा था, अंग्रेज़ों की तरफ से अंग्रेज़ों के नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। जबकि जबकि इसमें जबकि बक्सर के युद्ध में 3 शासकों की संयुक्त सेनाएं थी। मुगल वंश के शासक मुगल वंश के शासक शाह आलम द्वितीय थे। मुगल वंश की तरफ से शाह आलम द्वितीय और फिर अवध के नवाब सुजाउद्दौला और और बंगाल के शासक मीर कासिम थे। यानी तीनों की संयुक्त सेनाएं थी। यानी ये तीनों संयुक्त होने के बावजूद भी अंग्रेज़ों से हार गई थी। ये सेनाएं हार गई थी। तो अंग्रेज़ों के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। जबकि ये संयुक्त सेनाएं थी तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और दिल्ली के तरफ से यानी केंद्र लेवल से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो केंद्र लेवल से नेतृत्व कर रहा था शाह आलम द्वितीय, जो मुगल वंश के शासक है। लेकिन इन तीनों के संयुक्त होने के बावजूद भी इन तीनों को हारना पड़ा। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का सिराजुद्दौला की सेनाएं ज़्यादा होने के कारण सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। इसलिए हारना पड़ा कि सिराजुद्दौला की जो सेना थी ज़्यादा, उसमें उसके जो सेनापति थे वो गद्दार थे। गद्दार होने के कारण इनकी हार होनी पड़ी। अगर इनकी सेनापति गद्दार नहीं होते तो सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में नहीं हारना पड़ता। इसीलिए इनकी हार हुई। और फिर हुआ था बक्सर का युद्ध, हुआ था 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, बक्सर का युद्ध 1764। इन दोनों युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेज जीत कर पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिए। और पूरे बंगाल पे कब्जा करने के परिणाम स्वरूप अब इसके बाद इनकी रुख कहाँ जाती है? तो इनकी रुख जाती है मद्रास प्रेसिडेंसी की तरफ। वहाँ पे भी कब्जा किए, बम्बई पे भी कब्जा किए। यानी पूरे भारत पे कब्जा करने के बाद लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। 200 वर्ष शासन करने के बाद इंग्लैंड में, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनते हैं लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। और उन्होंने भारतीयों से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, यानी वो प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने भारतीयों से वादा किया था अगर हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो जून 1948 से पहले हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और आखिरकार उनकी सरकार ब्रिटेन में बन ही जाती है और जून 1948 से पहले 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिए। और उससे पहले ही उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा था और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ये अध्यक्ष थे। और उसके बाद थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, जिसमें इन तीनों कैबिनेट में ये कैबिनेट मिशन में, मतलब ये मिशन एक भेजा गया था संविधान बनाने के लिए।
संविधान सभा बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए तो ये कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा बना, संविधान सभा के द्वारा संविधान बना। तो पूछा जाएगा संविधान कैसे बना, तो संविधान को कौन बनाया, तो संविधान को संविधान सभा ने बनाया। तो संविधान को कौन बनाया, संविधान सभा को कौन बनाया, तो संविधान सभा को बनाया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन किसे, कैबिनेट मिशन किसने भेजा था, तो इंग्लैंड के या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भेजा था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही, और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही, जो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा बना। संविधान सभा की सिफारिश पर संविधान बना। संविधान बनने में कितना टाइम लगा, संविधान बनने में 2 वर्ष, संविधान बनने में 2 वर्ष, संविधान बनने में 2 वर्ष, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। 18 दिन लगा, यानी 3 साल में मात्र 12 दिन कम है। 3 साल में मात्र 12 दिन कम है, यानी संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। तो दोस्तों आज देखते हैं कि संविधान के विकास का अगला चैप्टर। तो इस एक्ट से कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। यानी कल हम लोगों ने देखा था 1833 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, तो 1813 के चार्टर एक्ट में हम लोगों ने देखा था कि कंपनी के जो भी अधिकार थे व्यापार करने का, वो सब के सब खत्म कर दिया गया। केवल 2 ही प्रकार के अधिकार दिया गया, चीन से व्यापार का अधिकार, फिर चाय के व्यापार का अधिकार, 2 ही दिया गया था। लेकिन फिर 1833 का एक्ट आता है। इस एक्ट से कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार मतलब का, यानी व्यापार करने का जो एक अधिकार है उसे भी समाप्त कर दिया गया। जो बचा हुआ था उसे भी समाप्त कर दिया गया, जो बचा हुआ था अधिकार उसे भी समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट से। उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। भविष्य में इसे केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यानी भविष्य में अब राजनीतिक कार्य कौन करेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी व्यापारिक एक अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, पूरी की पूरी राजनीतिक व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन भविष्य में अब क्या करेगा, तो भविष्य में राजनीतिक कार्य करेगा, इसका व्यापारिक काम खत्म। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, यानी भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, यानी भारतीय प्रशासन है उसका एक हेड बनाया गया। बंगाल का गवर्नर और भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले बंगाल का ही गवर्नर हुआ करता था, और बंगाल का जो गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर, इसके अधीन मद्रास के गवर्नर होते थे, और फिर बम्बई के गवर्नर होते थे। बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर होते थे बंगाल के गवर्नर के अधीन होते थे। लेकिन इसी एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, और फिर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, और उसके बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। अगर आप लोगों को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें पहले 3 सदस्य के अतिरिक्त एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया। पहले तो 3 सदस्य हुआ करते थे परिषद में, यानी गवर्नर जनरल के जो परिषद था ना, तो उसमें विधायी कार्य के लिए क्या किया गया, एक विधि सदस्य को जोड़ दिया गया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद कहलाने लगी। अब इस एक्ट के द्वारा, यानी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की जो सरकार थी वो भारत सरकार, और उसकी परिषद को भारत परिषद कहा जाने लगा। और भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन किया गया। तो भारतीय कानूनों को सुधारने के लिए एक आयोग आया जिसका नाम है विधि आयोग। भारतीय कानून को सुधारने के लिए एक कानून आया जिसका नाम है विधि आयोग। अब उसके बाद देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1833 में हम लोगों ने देखा कि पूरी तरह से उसका व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। अब देखिए 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो अंतिम चार्टर एक्ट था। अब इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आएगा। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो बंगाल के लिए क्या किया गया, तो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो पूछा जाएगा बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा।
विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया गया, यानी विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद इन दोनों को क्या कर दिया गया, तो 1853 के चार्टर एक्ट से अलग कर दिया गया, इन दोनों का पृथक्करण कर दिया गया। तो पूछा जाएगा विधायी परिषद और कार्यकारी, यानी विधायपालिका अपन अलग काम करेगी, कार्यपालिका अलग काम करेगी, ये दोनों अलग अलग काम करेगी। पहले गवर्नर जनरल किया करते थे, लेकिन अब विधायी कार्य अलग करेंगे और कार्यकारी काम अलग होगा। इन दोनों को अलग कब किया गया, पृथक्करण कब किया गया, तो 1853 के चार्टर एक्ट से किया गया, 1853 के चार्टर एक्ट से किया गया। इसी एक्ट द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि विधायी परिषद अलग किया गया, इसी के लिए पूरे भारत में एक विधानमंडल की स्थापना की गई, एक विधानमंडल की स्थापना की गई। उसके बाद देखते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1858। भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारतीय शासन अधिनियम 1858 देखते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए घातक झटका साबित हुआ। हम जानते हैं कि 1857 में विद्रोह हुआ था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका साबित हुआ। यह एक्ट 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिए गए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, भारत शासन अधिनियम 1858 आया था, भारत शासन अधिनियम 1858, और इसके तहत क्या किया गया ना कि इसमें कंपनी के हाथों से निकालकर, इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन जो चला रहा था ना, भारत का शासन कौन चला रहा था, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहा था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकालकर अब किसके हाथों में दे दिया गया, तो ब्रिटिश क्राउन, किसके हाथों में दे दिया गया, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। अब देखिए पूरा का पूरा खेल ही बदल गया, पूरा के पूरा गेम ही चेंज हो गया। इस अधिनियम द्वारा 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। और इसमें क्या हुआ कि 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट जो था वो द्वैध शासन प्रणाली लागू हुआ था, उसको समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसे 15 सदस्यों की एक परिषद, जो भारत परिषद के नाम से जाना जाता था। तो अब इसमें क्या किया गया ना, तो भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे, उनके पद यानी उनके जो पोस्ट है उनमें थोड़ा सा विकास किया गया, सृजित किया गया, जिसे 15 सदस्यों की एक परिषद बनाया गया, 15 सदस्यों की एक परिषद बनाया गया, जो भारत परिषद के नाम से जाना जाता था। जिसमें अब बताइए कि भारत के राज्य सचिव होते थे, उसमें कितने सदस्य होते थे, तो 15। कितने सदस्य होते थे, तो 15 मेंबर होते थे। कितने मेंबर होते थे, तो 15 मेंबर होते थे। कौन से एक्ट के द्वारा, तो 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट, 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट की सहायता से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया। तो भारत के राज्य सचिव का देख रहे हैं हम लोग, इसके में क्या किया गया, तो उसमें सृजित किया गया 15 सदस्य। उसके बाद देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। तो आप लोगों ने देखा कि भारत के पहले गवर्नर, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और पहले वायसराय कौन थे, तो पहले वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वायसराय थे। पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, जो भारत के वायसराय, माने लॉर्ड कैनिंग जो थे अंतिम गवर्नर जनरल थे, लेकिन पहले वायसराय थे। और ये सीधे क्या थे, तो ये क्राउन के प्रतिनिधि थे। क्राउन माने क्या, इंग्लैंड के जो शासक है
उसके प्रतिनिधि है। गवर्नर जनरल का पद भारत के विधायी कार्य का प्रतीक था। अब गवर्नर जनरल का पद जो था वो भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक था तथा सम्राट का प्रतिनिधित्व करने के कारण उसे अब सम्राट का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसीलिए अब वायसराय कहा गया। क्या कहा गया? तो वायसराय कहा गया। उसके बाद देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यह 1861 का अधिनियम है। कब का है? तो 1861। हमने देखा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बाद देखा था 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद देखते हैं गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया, यानी गवर्नर जनरल की कार्य करने वाली जो परिषद है जिसका नाम है कार्यपालिका परिषद, उसका विस्तार किया गया तथा उसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया है जो एक विधिवेता का पद था। हम जानते हैं कि पहले कितना था? तो पहले 4 था, लेकिन अब 5वां सदस्य कौन किसको शामिल किया गया? जो एक विधिवेता था, जो विधि के बारे में जानता था। किसके बारे में? विधि, जो लॉ के बारे में जानता था, कानून के बारे में जानता था, अब उसे शामिल किया गया। विधायी कार्य के लिए कम से कम 6 होता था, अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य शामिल। अब विधायी कार्य के लिए यानी कानून से संबंधित कार्य के लिए कम से कम 6, अधिक से अधिक कितने? तो 12 अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए गए। कम से कम 6, अधिक से अधिक तो कितने? तो 12। तो पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्था और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला, और गवर्नर जनरल को एक अधिकार मिला यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को क्या हो गया? तो अब एक अध्यादेश जारी करने का एक शक्ति प्राप्त हुआ, अधिकार प्राप्त हुआ। यह अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। अध्यादेश यानी जब कोई भी बैठक ना चल रहा हो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल की, तो उस समय ये कोई भी कानून अपने से पारित कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी अब गवर्नर जनरल यानी वायसराय को इतनी शक्ति प्राप्त हो गई थी ना कि वो बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित कर सकते थे। अब देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। इसमें देखते हैं इससे क्या प्रभाव पड़ता है। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 100 एवं अधिक से अधिक 16 कर दी गई। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, अब सदस्य संख्या बढ़ रहा है। पहले 6 से 12, अब 10 से 16 कर दी गई। कम से कम कितना होना चाहिए? तो 10, अधिक से अधिक 16 कर दी गई। इसी प्रकार प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और प्रांतीयों में भी बढ़ाई गई। प्रांतीय परिषद में भी इसकी सदस्य संख्या बढ़ाई गई। परिषदों को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। उसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। उसके बाद देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की प्रदान की गई। तो पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत कब की गई? तो 1909 में। 1909 में मुस्लिम के लिए मुस्लिमों के लिए ये क्या किया गया? मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। तो पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब की गई? 1909। और ये पहला पृथक निर्वाचन मंडल था, इसीलिए पृथक निर्वाचन मंडल जो था, इसीलिए और इनको भारतीय परिषद अधिनियम है ना 1909 में हुआ था। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय मार्ले जो थे, लॉर्ड मार्ले ये भारतीय सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे ये गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल बोले तो वायसराय थे, और इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा ही मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा प्रदान की गई। तो पूरी उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ गलत या बुरा या कोई भी सही है तो कमेंट करके बताइए, गलत है तो भी कमेंट करके बताइए। जैसा भी हो, वीडियो अच्छा हो या ख़राब हो, जैसा भी हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि अगर कोई गलती दिखे तो हम इसे सुधार सकें। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।